हाँ जी, मैं नियोन आपका कनेक्ट सिविल्स में प्रोजेक्ट कलम में रूल नंबर 1 में जिसका जो थीम है वो है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, उसमें आपका स्वागत करता हूँ मैं। हार्दिक स्वागत है आपका साहब। ठीक है, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। यदि आप यूट्यूब रिकमेंडेशन से यहाँ पे आए हो तो हम कनेक्ट सिविल्स आरएस नाम से टेलीग्राम पे एक्टिव है। सारे नोटिफिकेशन वगैरह हमारे टेलीग्राम पे आते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अपना इंडेक्स क्या होगा, थीम क्या होगी, पेपर आउट होता है आपका 600 में से 300 मार्क्स का। कैसे, मैं अभी प्रूव करूंगा, इसलिए PYQs मस्ट है मस्ट है मस्ट है। ठीक है, लेसन 1 क्या होगा अपना, हाउ टू एड्रेस द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद में हम उसको अप्लाई करके देखेंगे टॉपर्स कॉपीज़ पे। हमेशा हर सेशन में टॉपर्स कॉपीज़ में आपको दिखाऊंगा। तो साथ साथ आपके दो चीज़ें होती जाएगी, आपके PYQs कवर होते जाएंगे प्रोजेक्ट कलम में, कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है आपको। और टॉपर्स की कॉपीज़ आप क्योंकि आप खुद से तो देखोगे नहीं, कोई नहीं देखता। ठीक है, एक बार देख लिया उसका फ़ायदा नहीं होता, मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि देखो ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ हो रही है। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, अब बहुत सारी क्वेरी जा रही थी तो मैंने फिर यहीं पे ले लिया इसी सेशन में। हालांकि सेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। कैसे स्टार्ट करें, थोड़ा मतलब एक ब्लैकआउट सा हो गया है, स्टक से हो गए प्री के बाद में, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज किसकी लें, ठीक है, आगे क्या, फिर ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कलम में। टोटल 15 सेशन से आज पहला सेशन है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई पेपर आउट कैसे है, पहले ही तो ये बताओ। 600 में से 300 मार्क्स का पेपर आउट होता है, क्योंकि PYQs को आप देखोगे, पिछले वाले पेपर को आप देखोगे तो आप आगे वाला पेपर आराम से प्रिडिक्ट कर पाते हो। और बाकी जो 300 मार्क्स का गेम है वो क्वेश्चंस एनालिटिकल आ रहे हैं, UPSC पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सोचने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायरेक्ट कोचिंग के नोट से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोचिंग के नोट्स रिडंडेंट है, बिल्कुल नहीं है। स्टैटिक पढ़ना जरूरी है, मैं आपको अभी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे गांधी जी एक 7 सीन वाला क्वेश्चन था, गांधी जी के 7 सीन कोचिंग में लिखे होंगे, वो जरूरी है, आपको याद होनी चाहिए। लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है अनफॉर्चुनेटली कोचिंग वाले नहीं बता रहे। ठीक है, वहां पे हम एक्सेल कर सकते हैं, वहां पे हम भीड़ से अलग हो सकते हैं। कैसे, एविडेंस 1 में आपको दे रहा हूँ कि कैसे PYQs की मदद से नेक्स्ट पेपर हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जब पिछले प्लेटफॉर्म पे था तो मैं OTS पहुँच जाता था, मैं और जितेंद्र जो IFS थे, हम लोग मतलब ये लोग जैसे क्लास से छूटते थे, कैंटीन में हम लोग बातें करने लग जाते थे इनसे। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह भी शूट किए थे और बातें करने लग जाते थे। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर मुझे लगते हैं राजेश सर, ही इज़ वेरी मैच्योर पर्सन। और मतलब उनकी बातें, मतलब यार वो उसी एग्जाम से बड़ा है ये इंसान। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतलब उनसे बात करके लगता था कि यार भाई क्या कर रहा है। ठीक है, तो इनको सुनते हैं एक बार PYQs पे इनकी क्या राय है। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन पेपर और वो जो क्वेश्चन पेपर उसके आसपास घूमते रहिए। जैसे कि ये तो कुछ पैटर्न मैं पकड़ता हूँ। जैसे 2013 आवेश में पहला क्वेश्चन है, गोस्वामी विलेज का महत्व बताइए। यानी जो सिलेबस में पहला पॉइंट था राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत, हमसे पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन राजस्थान की हिस्ट्री के दूसरे पॉइंट से, तो फिर ऐसे बने। इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाई पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि कम से कम इनको तो ऊपर नीचे कर दे। सिमिलरली चौथे पेपर की बात कर रहे थे, जो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं एरर फाइंडिंग वाले, उसमें पहला क्वेश्चन आर्टिकल का, दूसरा डिटरमिनेंट का, तीसरा प्रीपोजिशन का। तो ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो। कभी कभी ये होता है ना अपने को कि एरर फाइंड करनी होती है, हम सोचते हैं कि यार इसमें टेंस वाली एरर है या प्रीपोजिशन वाली एरर है या क्या एरर है, वो लाइन वाइज ही होते हैं। जैसे सिलेबस में तो पहले में टेंस की एरर आएगी तो आप पूरा दिमाग टेंस पे ही लगाओ कि यार इसमें ईज की जगह आर तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है, समझ रहे हो, कुछ वर्ब ING तो नहीं लगा हुआ ऐसा। तो आपका ना काम बहुत आसान हो जाएगा जब आपको पता है कि इसमें टेंस की एरर है, तो बस आपको टेंस की एरर फाइंड आउट करनी है, आपको पूरा दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज भी इस बारे में देख सकते हैं कि देखो कहता हूँ इतनी बार पढ़ने पेपर देखो, इतनी बार पढ़ने पेपर देखो कि आप अगले साल का पेपर आराम से अंदाजा लगा लोगे। ठीक है, तो यही करेंगे। अब इन्होंने तो खुद से देखा, मैंने भी खुद से देखा था, आप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, हम हैं आपके साथ। तो एविडेंस 1 क्या है, जैसे 2021 नीचे से चलते हैं, 2013 में क्वेश्चन आया था, डिफाइंड द वर्ड सेक्युलर एज कंटेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की क्या परिभाषा है, उल्लेखित करो। 2016 में अगले साल एग्जाम हुआ, अगली बार एग्जाम हुआ, उसमें क्या क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल जस्टिस एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। अब की बार क्या पूछा, राजनीतिक न्याय से क्या समझते हैं आप, जो कि उद्देशिका में। अगली बार एग्जाम हुआ 2018 में, उसने पूछा प्रीएम्बल में जो जस्टिस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ये बता दो। ठीक है, उसके बाद 2021 में क्या बोला, प्रीएम्बल में जो फ्रेटर्निटी लिखी हुई है, मतलब क्या कर रहा है वो, एक टर्म पकड़ रहा है हर बार। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो 2023 का एग्जाम होगा एक टर्म आएगी मोस्ट प्रोबेबली, तो अपन प्रीएम्बल वाले चैप्टर को अच्छे से करके जाएंगे, बस हो गया अपना 5 से 10 नंबर का काम। ऐसे ही पेपर प्रिडिक्ट होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एविडेंस नंबर 2, हर बार एक बॉडी का क्वेश्चन यूजुअली जो न्यूज में है वो आ ही रहा है। जैसे
G20 का रोम समिट हुआ था तो G20 पे पूछ लिया। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना मस्ट है ही भाई आपको, ठीक है। अब ये भी मान लो नहीं पढ़ के गए तो भी कैसे अटेम्प्ट करना है इस वाले क्वेश्चन को, ये मैं आपको आगे वाले सेशंस में बताऊंगा। क्वाड पूछ लिया, ब्रेक्जिट हुआ था तब ब्रेक्जिट पूछ लिया, तो हर बार एक क्वेश्चन इसका आ रहा है, तो ये भी प्रिडिक्टेबल है भाई बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं एविडेंस 3। जैसे एक बार क्वेश्चन ये आया था कि 355 पहले क्वेश्चन ये आया था कि डिस्कस द वेरियस सेफगार्ड सजेस्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन बोम्बई केस जजमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिकल 356 में बोम्बई का जो वाद था उसके बारे में पूछा है। अगली बार पूछ लिया कि 355 कैसे ब्रिज के रूप में काम करता है। जब आप इस क्वेश्चन को तैयार करोगे तो ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा लक्ष्मीकांत में, साथ साथ ही दिए हुए हैं 355 कैसे ब्रिज के रूप में काम करता है, कैसे बड़े भाई के रूप में काम करता है, ठीक है। तो बहुत सारा पेपर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना है। अब पीवाईक्यू को पकड़े कैसे? पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज देखो, आप पेपर वाइज मत देखो। जैसे आप मान लो पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले पॉलिटी के पीवाईक्यू सारे देखो, है ना। प्रीएम्बल पढ़ना शुरू करते हो तो प्रीएम्बल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो देखो। अब सर दिक्कत ये है कि अब एक जगह क्वेश्चन नहीं मिलते ना, मैं हूं ना फिर उसके लिए मैं आपको क्या सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं क्या करूंगा, न सिर्फ सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन अरेंज करके दे दूंगा कि भाई प्रीएम्बल से ये 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है भाई, ये सुप्रीम कोर्ट से ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिसाइल से ये क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको एक गाइड मिल जाए, आप इधर उधर ना भागो। आप यार मेरा जो पर्पज है ना यहाँ पे रहने का, वो आपको है सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। आप हेल्प लो अपने मेंटर्स की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप बहकावे में मत आओ, मतलब कम से कम वो आपको बना ना सके, बस इतना है। यदि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए कोई काम आसान कर रहा है, दैट्स ओके, दैट्स गुड, वो तो आपको असिस्ट कर रहा है, लेकिन कम से कम आप बनो नहीं किसी से। आपको असेस करना आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब सीधा आते हैं रूल नंबर 1 पे, हाउ टू एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड। 4 पॉइंट होते हैं, ये मस्ट है, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 10 नंबर का क्वेश्चन हो। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अंडरलाइन कर लो। आप कितने भी 30 मार्क आनो प्लीज अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत ट्रिवियल चीज है, लेकिन एग्जाम में आप 2-3 क्वेश्चन भी अंडरलाइन करने के चक्कर में यदि 2-3 क्वेश्चन का कुछ पार्ट छोड़ के आते हो ना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बाहर हो एग्जाम से। मतलब अभी लगेगा कि यार 2-3 क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन 5-5 नंबर भी आपके गए ना, तो हर पेपर में 5-5 तो भी 15 में तो बाहर हो, आप रैंक से बाहर हो, दोबारा प्री देना पड़ेगा। एड्रेस ईच पार्ट इक्वली। मान लो क्वेश्चन में 2 पार्ट दिया हुआ है तो उसको इक्वली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं जैसे यही वाला है, डिफरेंशिएट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म। इसके 2 पार्ट है भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर वो इसके देगा कि वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में अंतर, ये तो 5 नंबर का है, और भारतीय संघवाद पर इसका क्या असर पड़ा, ये 5 नंबर का है। यदि दोनों में से एक भी आधा अधूरा करके आए तो वो 5 नंबर में से इवैल्यूएशन होगा। तो 2 पार्ट है तो दोनों को इक्वली एड्रेस करो, 3 पार्ट है तो तीनों को 1/3, मान लो एक पेज बनना है ना, 3 पार्ट है तो 1/3 दो जगह अपने को, और 1/3 ही टाइम दो, ठीक है, समझ रहे हो आप। पॉइंट इंस्टेड ऑफ सेंटेंस, यहां पे बहुत गंदी आदत है लोगों की, सेंटेंस लिखना बंद कर दो अब से। आपने कलम ज्वाइन किया है आज से ही, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा आपको कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं लोग, आप होमवर्क करोगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉपियां उठा के कि देखो इन्होंने सेंटेंस लिखा है। आप मत लिखो सेंटेंस, आपको सीधा पॉइंट लिखना है। आपको ये लिखना है कि एसआर बॉम्बे केस में, या फिर फॉर एग्जांपल मिनर्वा मिल केस में जजमेंट आया था, वो ये आया था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस बनाना है। नहीं, ये मत, इतना मत लिखो। आपको लिखना है मिनर्वा मिल इक्वल टू बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, बस, ठीक है। एफआर और डीपीएसपी वो जानता है फुल फॉर्म, कुछ की फुल फॉर्म अपने को लिखनी पड़ेगी ऑफकोर्स, लेकिन एफआर और डीपीएसपी की लिख सकते हैं। सेंटेंस नहीं बनाने अपने को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो फैक्ट है, कोई डेटा है, कोई कीवर्ड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखी है, रैंकिंग लिखी है, ठीक है, कोई कुछ लिखा है तो उसको अंडरलाइन करो, उसको डिब्बा करो। ध्यान रखना वो आपकी कॉपी चेक करने को उत्सुक नहीं है, आप उसको उत्सुक बनाना है। आगे मैं सारे सेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जामिनर को एक्साइटेड करना है, डायग्राम बना के, इंट्रो बहुत अच्छा देके, कंक्लूजन बहुत अच्छा देके, इस तरह के कीवर्ड्स और डेटा डाल के, फिर उनको उसको दिखाना है। कहीं पुअर भी क्वेश्चन हो गया ना तो भी उसको डिब्बे में दिखना चाहिए कि अच्छा इसने 3 डेटा भर दिए भाई, उसके हाथ से मार्क्स फिसलेंगे यदि आपने नहीं दिखाया ना। जबरदस्ती पकड़ के, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि एग्जामिनर बैठा है और आपने उसकी गर्दन पकड़ रखी, देख 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 मैंने ये फैक्ट डाल दिया, देखिए डेटा डाल दिया मैंने, देख इसको नंबर दे इसके। यही होता है एग्जैक्टली। उनके पास दिन में 100 कॉपियां होती है, वो क्यों ध्यान देंगे तुम्हारे ऊपर, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट फोर्सिंग हिम और हर टू गिव यू मार्क्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मैं 2-3 एग्जांपल से समझाऊंगा, एक को मैं ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी को अपन बाद में सेशन में करेंगे। सेशन में अपन यही करेंगे, लाइव करेंगे ये चीजें, ठीक है। तो हाउ टू, ये है क्वेश्चन, व्हाट टीचिंग ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड व्हाई। इसके सबसे पहले क्या करेंगे,
अंडरलाइन करेंगे। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है भाई, बुद्धा की टीचिंग्स पूछ रहा है। मोस्ट रिलेवेंट टुडे, आज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, ध्यान रखना। एंड वाई, वाई भी पूछ रहा है। यूजुअली मैं बता रहा हूँ 30 से 40% लोग वाई को नहीं एड्रेस करके आएंगे, वो बस रिलेवेंट टुडे लिख के आ जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी टीचिंग है वो लिख के आ जाएंगे। अब मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ये जो पार्ट है ना बुद्धा की टीचिंग, मध्यम मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, 3 पिता का, 4 नोबल ट्रूथ, कर्मा धम्मा, ये सब स्टैटिक में आपको मिल जाएगा। आप कोई सी भी कोचिंग के में लिख जाओ, चले जाओ। लेकिन इसको क्वेश्चन ऐसा, यार वो तो कोचिंग के नोट्स में तो स्टैटिक ही रहेगा, आ ही नहीं सकता, वो एनालिटिकल कितना पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं 10 तरीके से घुमा सकता हूँ। भी आरपीसी का मैं जो पेपर बना रही हूँ 50 तरीके से घुमा सकते हैं। मैं ये कर दूंगा अगली बार, वो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर नॉट रिलेवेंट टुडे एंड वाई, तो फिर आपके नोट्स से थोड़ा आ जाएगा। अब आपको दिमाग एग्जाम में ही सोचना है कि क्यों रिलेवेंट नहीं यार आज की। अब कोचिंग वाले थोड़ा पढ़ाने बैठेंगे हर चीज को, तो कलम में हम क्या करेंगे, माइंड को डेवलप करना सीखेंगे कि कैसे एग्जाम में एग्जैक्टली सोचना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये स्टैटिक वाला पार्ट तो अपना हो जाएगा, ये तो आपके कोचिंग के नोट्स में मिल जाएंगे। मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, मैं तो दोनों पार्ट ही पढ़ाऊंगा, आपको सोचना भी सीखेंगे अपन, ठीक है। वाई रेलिवेंट, तो सीधी सी बात है, दो चीजों को लिंक करते तो हम यूजुअली टेबल प्रेफर करते हैं ताकि एग्जामिनर का काम आसान हो जाए। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नोट्स ऐसे बनाओ कि रूममेट को भी समझना है, ठीक है, और आंसर ऐसा लिखो कि अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाए, ठीक है। मतलब नोट्स क्लटर होने चाहिए, मतलब कभी, क्योंकि बहुत बार रिवाइज करोगे आप तो कभी हाईलाइट कर दिया, कभी न्यूज़पेपर में कुछ लाइन मिल गई तो ठूस दिया थोड़ी सी लाइन। नोट्स देखना, यूजुअली टॉपर्स के नोट्स बहुत गंदे होते हैं, वो इधर कुछ ठूस दिया उधर कुछ ठूस दिया, आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी उनको, लेकिन उनके माइंड में सब कुछ फ्रेम्ड है क्योंकि उन्होंने खुद लिखे हैं, ठीक है। मेरे नोट देखोगे तो चक्कर खा के गिर जाओगे, ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में तो एक तरीके से वो एक फ्रेम बना हुआ है ना कि मैंने कब ऐड किया था, कब कैसे ऐड करना है। और आंसर इतना साफ सुथरा और इतना क्लीन लिखो, क्लीन का मतलब मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने यदि टेबल बना दी तो मैंने एग्जामिनर का काम कितना आसान कर दिया। वो पॉइंट देखेगा कि 1 2 3 4 5 पॉइंट लिख दिया और हर का रेलेवेंस बता दिया, भाई 5 नंबर के क्वेश्चन में और क्या चाहिए मुझे, ठीक है। और हर के में 2 रेलेवेंस बता दिए तो 5 × 2 10 पॉइंट हो गए इसके, 10 पॉइंट। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 मार्कर क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने, 5 मार्कर में कितने पॉइंट लिखने और 10 मार्कर में, ये अपन आगे बात करेंगे कलम में, ठीक है, क्योंकि हर एक का अलग सेशन है। अब रिलेवेंट टुडे, अब कैसे सोचे भाई एग्जाम में, तो मध्यम मार्ग है, जैसे मध्यम मार्ग की आज कैसे जरूरत है। अब जैसे एक तरीका ये होता है चीजी गैप, मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। आज का सेशन आप मिक्स मान लो, ठीक है। आज मैं बहुत सारी बातें ऐसे करूंगा कि आगे देख लो, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। जैसे अपन याद करो स्कूल डेज, जब हम कुछ पूछते थे तो 11th क्लास की टीचर बोलती थी या बोलता था कि ये तो 12th में पढ़ेंगे, और जब 12th वाले को पूछते तो बोलते थे ये 11th में पढ़ा तो दिया तुमको, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं सच में आगे बताऊंगा आपको। तो चीजी गैप अप्रोच होती है। मध्यम मार्ग, अब अपने को पॉइंट याद नहीं आ रहा कि यार कैसे रिलेवेंट है मध्यम मार्ग आज कैसे, तो आप चीजी गैप पे सोचना शुरू कर दो। चीजी गैप मतलब कल्चर, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, साइंस, इंडिविजुअल, IR, ज्योग्राफी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटी। आपके इतने भर भर के पॉइंट निकल के आएंगे ना, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप प्रीलिम्स पास करके आए हो ना, यहाँ पे कंटेंट की कमी नहीं है, आई एम श्योर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल्चर से शुरू करते हैं। कल्चर में मैं बोलता हूँ कि मध्यम मार्ग क्यों अपनाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो कल्चर के एक्सट्रीम्स हो रहे हैं, मतलब सांस्कृतिक अतिवाद हो रहा है। एक तरफ तो रिलीजियस इंटॉलरेंस है, धार्मिक असहिष्णुता है, और एक तरफ सुपरस्टिशन है, इतनी ज्यादा सहिष्णुता या इतना ज्यादा अंधभक्ति हो गई कि अंधविश्वास पैदा हो गया। इन दोनों का मध्यम मार्ग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो भाई, उसमें रिलीजियस फ्रीडम भी है और साथ ही साथ में अंधविश्वास और रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ भी वो प्रोविजन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मध्यम मार्ग हो गया आज के उसमें। फिर आज आगे चलो चीजी के हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टुडे पूछ रहा है वो, तो हिस्ट्री को हटा दो। इकोनॉमिक्स, क्या इकोनॉमिक्स में मध्यम मार्ग कैसे जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इकोनॉमिक एक्सट्रीम्स कौन कौन से होते हैं, मेटेरियलिस्टिक कैपिटलिज्म, मतलब भौतिकवाद, भौतिकी पूंजीवाद, है ना, जिसमें मतलब पूंजीवाद इतना खतरनाक कि वो माइंडलेस स्पेंडिंग करते हैं, माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, वो भी खराब है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ये भी बहुत आइडियलिस्टिक और कठोर साम्यवाद है। ये कठोर साम्यवाद में क्या होता है कि सब कुछ ही देश जकड़ लेता है, तो फ्रीडम नहीं होती लोगों को व्यापार करने की, देश इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाती। दोनों का मध्यम मार्ग क्या है, जो इंडिया ने अपनाया है, क्या, मिक्स इकोनॉमी। हमने मिक्स इकोनॉमी अपनाई है, हमारी कुछ इंडस्ट्री हमने फ्री कर दी, कुछ हमने गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी, हो गया ना मध्यम मार्ग। ऐसे हर पे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ और आप भी सोच सकते हो। इकोलॉजी में क्या है, एक तो हम डेवलपमेंट ही नहीं करें, मतलब प्रिमिटिव स्टेज पे रहे। क्या पॉसिबल है आज प्रिमिटिव स्टेज पे रहना, क्या हम डेवलपमेंट के बिना रह सकते हैं, पुलिया के बिना रह सकते हैं, सड़क के बिना रह सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते ना, पेड़ों के बीच में तो नहीं रह सकते। लेकिन वो, और दूसरा क्या है, माइंडलेस डेवलपमेंट, कि भाई पेड़ को काटते गए धड़ाधड़, वनों को कोई संरक्षण नहीं दिया,
दोनों के बीच का मध्यम मार्ग क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। बस इस तरीके से पॉइंट, हर में पॉइंट आ जाएंगे आपके पास। पॉइंटों की नॉलेज की कमी नहीं है आपको भी। अभी ये सुन के एहसास हो रहा होगा कि यार ये सब तो मुझे पता है, मुझे पता है प्रिमिटिव क्या होता है, और मुझे पता है कि ये भौतिकवाद, पूंजीवाद क्या होता है, मुझे पता है ये साम्यवाद, कठोर साम्यवाद क्या होता है, मुझे पता है अंधविश्वास क्या होता है, ये सब बस यही करना होता है। 8 फोल्ड पाथ, जैसे बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिया। अब आपको अभी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, है ना। अच्छा, कलम में एक और फायदा होगा, आपको नॉलेज नहीं है तो भी आपको ये पता चल जाएगा PYQ देख के कि आपको कौन सी नॉलेज को गेन करना है, क्योंकि बहुत बार नोट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें भी लिखी होती है जो नहीं काम की होती, आप सीधा काटना स्टार्ट कर दोगे, आपका माइंड रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा उसको, क्योंकि आपको पता है कि ये तो काम ही नहीं आने वाला, काम तो कुछ और चीज आने वाली है। ठीक है, अब 8 फोल्ड पाथ पे आते हैं। 8 फोल्ड पाथ में जैसे एक पाथ उन्होंने दिया था कि राइट स्पीच, ठीक है, ये पाथ दिया था। 8 पाथ बुद्धा ने बताए थे कि इनसे, इन पाथ को फॉलो करते हुए जीवन जीना है अपने को। राइट स्पीच, ठीक है। दूसरा राइट लाइवलीहुड, मतलब सम्यक वचन और सम्यक आजीविका। तो भाई अब तो लिंक कर सकता हूं मैं आज के जमाने में, राइट स्पीच, सम्यक वचन मतलब हेट स्पीच के खिलाफ। आजकल हेट स्पीच बहुत ज्यादा हो रही ना, तो राइट स्पीच आज रिलेवेंट है, बिल्कुल रिलेवेंट है। राइट लाइवलीहुड, जो सम्यक आजीविका है, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ। कोई आजीविका अपनी करप्शन से चलाए तो गलत है ना, तो आज के जमाने में रिलेवेंट है। तीन पिता कौन सी होती है? विनय पिता का, अभिधम पिता का और सम्यक पिता का। ठीक है, विनय पिता का क्या बोलती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बिल्कुल साहब। जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स होते हैं, जो अभी आचार संहिता लगी है वो भी रूल्स ही है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी रूल्स है, IPC की सेक्शंस रूल्स है, तो हो गया ना रिलेवेंट टुडे आज। 4 नोबल ट्रूथ सफरिंग के बारे में बोलता है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है मान लो, उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो यदि उसको 4 नोबल ट्रूथ पता है कि सफरिंग इज इनएविटेबल, सफरिंग तो आएगी ही आएगी, दुख तो आएंगे ही आएंगे, तो वो अपने आप को चिल कर लेगा। ठीक है, जैसे किरण बेदी मैम का एक इंटरव्यू मैंने एक बार पढ़ा था, आप पता है ना, पहली महिला IPS ऑफिसर, उन्होंने क्या कहा था, अब एग्जांपल लिख दो आप वहां पे छोटा सा, किरण बेदी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। ठीक है, IPS किरण बेदी, IPS लगा देना आगे। ठीक है, तो किरण बेदी मैम ने क्या कहा था कि मैं फर्नीचर खरीदती ही नहीं थी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करूंगी मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैं फर्नीचर वगैरह खरीदती ही नहीं थी। तो उनको नोबल ट्रूथ के बारे में जानकारी थी कि दुख तो आएंगे, उनसे डील करना सीखो। कर्मा धर्मा, समझ रहे हो आप कैसे करना है? नॉलेज सब पता है आपको। किरण बेदी का आपने नाम नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सब पता है आपको, बस लिंक करना हम सीखेंगे, और इस लिंक करने में आपके 100 मार्क्स मेरी गारंटी है बढ़ाने की। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेरे वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। ये सब मैंने 4 साल घिसाया है, ये सब अप्लाई किया है, तब जाके मेरे माइंड में ये चीज आती है। ठीक है, आप बस, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं खुद से कर करके सीखता था। मैं आगे आपको मेरी रैंक्स भी बताऊंगा इनसाइट IAS वगैरह में। ठीक है, जस्ट टू शो यू माई क्रेडिबिलिटी कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें काम करती है, ये सब चीज़ें मैं करके आता था। ठीक है, वो मेरे ऑप्शनल में मार्क्स कमाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में पता नहीं, जो भी है वो छोड़ो, गई बात गई। ठीक है, रूल नंबर 1। दूसरा अपन एक और लेते हैं, जैसे हम क्या करें, हाउ टू एड्रेस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस रमन्ना सेड दैट द टेंडेंसी टू ब्रांड जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवरेज इज नॉट करेक्ट। व्हाट डज ही मीन? मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है भाई। उनके इस कथन का क्या अर्थ है? मतलब कुल मिला के अपने को सबसे पहले तो इंट्रो, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 5 नंबर के में इंट्रो देना चाहिए? ये सब बातें हम करेंगे आगे, जब एक अलग से चर्चा है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो आपने एक लाइन लिख दी कि जुडिशियल ओवररीच इज दिस, वेल जुडिशियल रिव्यू इज दिस, वेल जुडिशियल ओवररीच इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, जुडिशियल रिव्यू इज assessing the constitutionality of a law by Supreme Court or High Court. ठीक है, well judicial overreach is नॉन ड्यू इंटरफेरेंस इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है, अब हिंदी मतलब अरे कुछ नहीं है, वो तो डेफिनेशन ही वो आपको आ जाएगी जब आप स्टैटिक पढ़ोगे। जुडिशियल रिव्यू है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये देखता है कि कोई भी लॉ जो बना है ना, कानून बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है। जबकि जुडिशियल रिव्यू होता है कि फालतू में टांग अड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो लेजिस्लेटिव, जो विधायिका है और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में, कार्यपालिका के बीच में। ठीक है, यह आपने एक लाइन में बता दिया ताकि एग्जामिनर को यह पता चल गया पढ़ते ही कि आपको पता है भाई साहब जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच क्या बोलते हैं। अब पहला क्या है कि करेक्ट नहीं है ये बात, तो आपने छोटी सी हेडिंग डाली, नोट करेक्ट बिकॉज। ठीक है भाई, एग्जामिनर को क्वेश्चन पता है, आप यहां पे क्वेश्चन रिपीट मत करो हेडिंग में। आप ये मत लिखो कि द टेंडेंसी टू ब्रांड जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल ओवररीच इज नॉट करेक्ट बिकॉज, ना 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 ना, यहां पे लिख दो नॉट करेक्ट बिकॉज। अब आपने 5 पॉइंट लिख दिए। पहला पॉइंट लिख दिया क्योंकि भाई चेक एंड बैलेंसेज जरूरी है।
अब ये तो मैं स्टैटिक, आप नॉलेज पार्ट को आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में खूब भर भर के एक्सप्लेन पेज में आई हुई है चीज़ें। जो टीचर ये बोलते हैं ना कि करंट इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई मत सुनो उनकी। एक पूरा सेशन अपना इस पे कि करंट कितना इंपॉर्टेंट है, 100 से 150 मार्क्स का फायदा करवा सकता है करंट। यार स्टैटिक में आप कितनी चीज़ें पढ़ा दोगे, लिंक तो आपको ही करना है। और आरपीएससी चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे, ठीक है। हमें आरपीएससी की पेज के हिसाब से चेंज होना चाहिए। करंट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे चेक एंड बैलेंसेज, तो फॉर एग्जाम्पल अब आपने एग्जाम्पल डाल दिया छोटा सा, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 का जो इलेक्शन था उसमें कुछ गड़बड़ियां कर दी थी, तो राजनारायण जी कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, या फिर उसको स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण भी बोलते, क्योंकि बरेली से इलेक्शन लड़ती थी इंदिरा गांधी। तो 12 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो जिस तरीके से इंदिरा गांधी चुनाव जीती है वो गलत तरीका है, और उनको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या हुआ? चेक एंड बैलेंस हुआ। मतलब जुडिशरी ध्यान रख रही है किसका? लेजिस्लेचर का, कि कोई गलत तरीके से तो चुन के नहीं है ना। चेक एंड बैलेंस आपने, अब मैंने इतनी रामायण थोड़ा लिखनी वहां पे, कुछ नहीं लिखना, चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है। एग्जाम्पल इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, बस उसको पता है, वो पॉलिटिका प्रोफेसर है पढ़ने वाला, ठीक है। उसको पैराग्राफ लिख के समझाने की जरूरत नहीं, उसको पता है, आपको वो इंप्रेस हो जाएगा कि भाई इसको इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण भी पता है और उसने लिंक भी किया है चेक एंड बैलेंस से। फिर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 25 जून को तो इमरजेंसी लगा दी हटने की बजाय, कि फिर तो अब समझ रहे हो ना, वो तो चलो कहानी है कि 12 जून को उनको डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्या डिसमिस करोगे, मैं पूरी पार्लियामेंट को डिसमिस करती हूँ, मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी थी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, डर लगता है कुछ भी गलत करने से गवर्नमेंट को, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में चले जाएंगे। तीसरा पॉइंट, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को ठीक करता है। कुछ भी मान लो पहले कोई गलत जजमेंट आया या फिर गलत लॉ पास हुआ, जैसे साबानो केस था, है ना। उसके बाद में पॉइंट 4, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। अपने क्या है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ है, लेकिन ड्यू प्रोसेस मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो रहा ही नहीं है, उसमें भी अपन जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। 5वां पॉइंट, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंश्योर करता है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोई पार्लियामेंट नहीं है सुप्रीम, ठीक है। अब ये सब पॉइंट आपको, ये सब लिखे हुए लक्ष्मीकांत में या करंट में, ये टेंशन मत लो। मैं ये बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, पहले आपने समझा दिया, एक में 5 पॉइंट दे दिए, लेकिन थोड़ा सा ये भी टच करना है कि कभी कभी ओवररीच भी हो जाता है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, हमने बता दिया, लेकिन कभी कभी हाउएवर समटाइम्स ओवररीच एज, बस हेडिंग इतनी डालनी है। हालांकि कभी कभी न्यायिक अतिरेक, बस इतना करके डेस लगा दो। पॉइंट 1 to 2 पॉइंट इसमें लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर कर रहे हो, जैसे दिल्ली में फायर क्रैकर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया था। अब ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो बैन करेगी नहीं करेगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों टांग अड़ा रहा है। दूसरा, ये सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब तीनों अपने जो 3 है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है ना इंडिया में, इनके बीच में बैलेंस को बिगाड़ देता है, क्योंकि एक दूसरे में घुसते हैं फिर ये, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आपको यदि नॉलेज नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। आज अपना बस ये है कि, और फिर लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिख दी कि इस तीनों ऑर्गन को एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा की सम्मान करना चाहिए, बस। लक्ष्मण रेखा मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि ये अखबारों में लक्ष्मण रेखा ही लिखा आता है, तो उससे वो जो प्रोफेसर है उसको ये भी पता होगा कि आपको पता है कि लक्ष्मण रेखा जो टर्म है वो यूज की जाती है तीनों ऑर्गन की के बारे में। ऑल 3 ऑर्गन्स मस्ट रेस्पेक्ट ईच अदर, लक्ष्मण रेखा परफेक्ट आंसर बन जाएगा, आप बाकी लोगों से बहुत अच्छा करके आओगे। एक और लास्ट ले लेते हैं, डिफरेंशिएट द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग। सबसे पहले तो छोटा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, इंट्रो देना पड़ेगा आपको। इंट्रो कितने टाइप के देते हैं? इंट्रो 3 से 4 टाइप के दे सकते हैं आप, एक ही, मतलब वहां तो एक ही दे के आना है, लेकिन आपको सोचना मैं 3-4 टाइप के सिखाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते इंट्रो दिमाग में आ जाए, ठीक है। वो कहां सिखाऊंगा, उसका एक अलग से सेशन है, आई थिंक रूल नंबर 5 है शायद, है ना, इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। फिर रूल नंबर 6 शायद वो है कि बॉडी कैसे लिखते हैं। इंट्रो लिख दिया आपने, फिर एक छोटी सी हेडिंग लग गई, डिफरेंस इन वर्किंग। पूरा नहीं लिखा मैंने, डिफरेंस इन वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, नहीं, डिफरेंस इन वर्किंग। उसे पता है कि डिफरेंस प्लानिंग कमीशन नीति आयोग की है, और टेबल बना दी। अब टेबल में यूजुअली ये तीसरा पॉइंट बनाना बहुत जरूरी होता है, ताकि एग्जामिनर का माइंड क्लियर हो जाए कि अच्छा इन चीजों पे बात हो रही है। फैक्टर्स कौन कौन से, प्लानिंग मेथड कौन सी थी, प्लानिंग कमीशन की सेंट्रलाइज थी और नीति आयोग की डिसेंट्रलाइज थी। फंडिंग, ये फंडिंग भी प्रोवाइड कराता था, इसका फंडिंग का कोई काम नहीं है, ये तो क्या कराता है, ये तो थिंक टैंक है। मैंने बताया था आपको इकोनॉमी के लेक्चर्स में, नीति आयोग क्या है, थिंक टैंक है। और अभी जो फंडिंग का काम है वो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फेडरलिज्म पे कैसे इंपैक्ट डालता है ये, ठीक है, ये तो अलग से वही आ गया, तो इसको हटा देंगे। मेंबर्स इसके कितने थे, इसके कितने हैं, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरिएट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब फैक्टर्स लिख दिए तो पूरा डीक्लटर हो गया उसका माइंड, उसको मजा आ गया आपका पढ़ने में। 5 नंबर में से आपको 3 भी दे देगा वो, ठीक है। अब आगे वाले में 5 में से 3 दे देगा,
तो 6 नंबर आ गए आपके। 6 से 7 नंबर अच्छे नंबर होते हैं भाई। 10 में से 7 नंबर अच्छे के नंबर कैसे हुए सर? मैं बताता हूँ आपको। 70% हो गए ना 10 का 7, 70%। और एक बात बताओ, आप यदि 400 नंबर भी लाते हो 800 में से तो कितने हुए? 50%। मतलब 50% नंबर लाने में तो रैंक आ रही है आपकी भाई साहब। 70% तो बहुत अच्छा है, तो आप ऊपर खींच के ले जाएगा ये 7 नंबर, तो समझ रहे हो आप। आगे चलते हैं। हाउ टू एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क, वही है। अब दूसरा क्या है पार्ट? इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म। इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म में भी आपने इम्पैक्ट अप्रोच क्या थी, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन क्या है, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब अपन बाद में बात कर लेंगे कंटेंट की, लेकिन स्ट्रक्चर से बनाना था। और फिर एक कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैं टॉपर्स की कॉपी एक बार फटाफट से बता देता हूँ। देखो, ये पिछले टॉपर्स की कॉपी मैंने उठाई है। ये देखो, इसने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द वेरियस इंप्लीकेशन ऑफ जस्टिस डिस्क्राइब ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस हाउ हैव दे बीन एश्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय के विविध निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए विवेचना करो कि मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा कैसे सुनिश्चित किया जाता है। इन्होंने कितने अच्छे से तोड़ा है। तीन ही कॉलम बनाए। देखो, जस्टिस के टाइप कौन कौन से? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। फिर इसने प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट कर दिया, प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी, और कैसे। कितने नंबर मिले? 2, 2.5 और 2.5, 5 और 2 7। 7 नंबर मैंने बताया था, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अब एक बात बताओ, उसने तोड़ के क्यों दिए नंबर, एक साथ क्यों नहीं दिए? क्योंकि आपने मजबूर कर दिया उसको तोड़ने में। उसने कुछ दिमाग लगाया होगा कि यार इसने 2 नंबर इसके प्रेजेंटेशन के हैं, 2.5 नंबर इसके इस कॉलम के हैं कि इसने प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट कैसे इंपैक्ट करते हैं वो अच्छे से बता दिया। 2.5 नंबर इसके प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी के। आपने फोर्स किया उसको नंबर देने के लिए, ठीक है। ठीक वैसे ही इन्होंने देखो, जब भी डिफरेंस की बात आई ना तो टेबल बना दो, बेस्ट होता है। ऊपर नीचे डिफरेंस लिख के आओगे, एग्जामिनर के लिए भी दिक्कत होगी, आपके लिए भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो साइड बाय साइड, सॉरी मैं थोड़ा सा खांसी हो रही है, साइड बाय साइड कंपेयर करना है जब भी डिफरेंस की बात हो तो 4 नंबर मिल गए इनको भाई। 4 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। 5 में से 4 तो मिलते ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो पता नहीं कैसे मिल गए। हाँ, इस पर भी बात करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आते हो तो भी आपके पुअर मार्क्स मिलते हैं, और बहुत खराब लिख के आते हो तो भी अच्छा मिलता है। इसीलिए हमें पॉजिटिव एनर्जी को कभी नहीं भूलना है, आप जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में मानते हो। अभी करूंगा मैं बात आगे, ठीक है। ये तो दोबारा स्लाइड रिपीट हो गई। हाँ, अब हाईलाइट जरूर करना है। अब जैसे ये मुक्ता मैम की कॉपी है, उन्होंने शायद कोई दूसरा पेन यूज किया था, मोटा या जो भी है मुझे नहीं पता। देखो, एक चीज याद रखना, कलर्ड पेन वगैरह नहीं चलेंगे क्योंकि स्कैन होके जाती है कॉपी तो सारा ब्लैक हो जाता है। अब इन्होंने पता नहीं ये डबल पेन फेरा है या मोटा पेन यूज किया है। मेरा तो सिंपल सा रूल था, मैं डिब्बे बना के आ जाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल FPI, FDI, MPI, ठीक है। मुझे कोई डेटा लिखना है, मैं डिब्बे में बंद करके आ जाऊंगा। कोई लाइन को करना है बड़ी को तो मैं अंडरलाइन करके आ जाऊंगा, ठीक है। मेरे तो कॉपी में इतने डिब्बे देखोगे ना आप तो समझ रहे हो आप। हाईलाइट उसको दिखाना है, उसकी गर्दन को पकड़ के झुकाना है, मतलब विथ ड्यू रेस्पेक्ट। एक बताने का तरीका है कि देखो भाई, देख मैंने ये FPI, FDI और MPI 3 लिख दिए। वो नहीं देखेगा, उसको नहीं पड़ी, आपको मार्क्स खींचने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी की मैं बात कर रहा था। आप जिस भी भगवान को मानो, कृष्णा, अल्लाह, गुरु नानक, जीसस, जिसने भी मानो, या फिर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी को आप मानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। मेंस के लिए दुनिया, मतलब जीवन में सब चीज़ों के लिए जरूरी है। हैव ए फेथ। कभी कभी गलत भी हो जाता है कुछ लोगों के साथ, कॉपी अच्छे चेक नहीं होती। आप दुआ करो कि उस दिन जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से लड़के नहीं बैठा है या नहीं बैठी है, उसका मूड ठीक है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। ये हो गया साहब आज का लेसन 1, है ना। अब मैं आगे आपकी जो क्वेरीज थी वो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। अब अभी आप मतलब ब्लैंक से हो गए हो कि कैसे शुरू करें। यार, एक सब्जेक्ट उठा लो कोई सा भी, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो उठा ही सकते हो, एक में तो कंफर्टेबल हो ही होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो नहीं आते हैं छोड़ दो उनको अभी के लिए, ठीक है। अभी मोमेंटम पकड़ना जरूरी है यार, ठीक है। तो हाउ टू प्रोसीड, सबसे पहले चूज योर सब्जेक्ट स्टेज 1। दूसरा, गो थ्रू सिलेबस, उसका सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस को देखो, उसको गो थ्रू PYQ मैं दे दूंगा आपको कल तक, ठीक है। उसकी PYQ देखो सारे पॉइंट वाइज, सिलेबस वाइज कि प्रीएम्बल से कौन सा है, क्या है। स्टेज 4, फॉलो एनी वन स्टैंडर्ड सोर्स। आप सोर्स चूज कर लो, आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ले सकते हो, वो कुछ भी ले लो, आपको बस वो मैच होने चाहिए कि सिलेबस कवर करवा रखा है और PYQ से हो रहे हैं क्या, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग करो और इंपॉर्टेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल में, जैसे ये सिलेबस है, मैं एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। सिलेबस देखा मैंने, प्रीएम्बल है, ये सब है, ठीक है। मैंने प्लान बना लिया कि अगले 7 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है, ठीक है। प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, DPSP। मैंने देखा प्रीएम्बल से चाहिए 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा सीधा एक टर्म एक्सप्लेन करवा रहा है। लक्ष्मीकांत में गया मैं,
ये सारे टर्म्स है, सोवेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, हिंदी वालों के लिए भी है। मैंने बस पढ़ के हर के 2-2, 3-3 पॉइंट लिख लिए अपने नोट्स में कि फ्रेड सोवेनिटी का मतलब ये होता है 2 पॉइंट, सोशलिस्ट का मतलब ये 3 पॉइंट होता है, सेकुलर का मतलब ये 2 पॉइंट होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब बस हो गई, प्रियम्बल की तैयारी हो गई, क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा आपसे। ऐसे होती है तैयारी। आप दिन में आप जो भी कर रहे हो बाकी चीज़ें पेपर 4 वगैरह दिन में 3 टॉपिक भी करोगे ना तो भी आपका सिलेबस 50-45 दिन में खिंच जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसको भी, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो यार, कॉन्फिडेंस रखो। 200 टॉपिक है, उनमें 50 टॉपिक स्टैटिक है, मतलब उनमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे नोट्स उठाने किसी भी कोचिंग के, वो सबके बराबर है। जैसे ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी, सब ने रिवर वगैरह माउंटेन वगैरह कवर करवा रखा है, जियो हेरिटेज साइट सब कवर करवा रखा है, ठीक है। वो तो आप सीधे सीधे उन नोट से पढ़ लो, उनके नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, हाईलाइट कर लेना बस, काम की चीज़ें उनको रिवाइज करना है बस, ठीक है। कभी भी मौका मिलते ही 50 तो स्टडी को, 20 डायनेमिक टॉपिक मैं करवा दूंगा, जैसे 10 तो मैं एथिक्स के करवा दूंगा, और भी मैं छोटे सब्जेक्ट करवा दूंगा, और भी भगवान ने चाहा तो हम सारे ही छोटे सब्जेक्ट को निपटा देंगे, लेकिन मैं अभी वादा नहीं कर रहा, ठीक है। 200 में से ये 70 भी भेज दो तो भी 130 टॉपिक बचते हैं। 130 में से डेली आप 3 टॉपिक भी करो तो भी 45 दिन में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। मतलब जैसे 3 टॉपिक का मतलब ये एक टॉपिक हो गया, ये प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। दूसरा टॉपिक ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर भी। कुछ नहीं, प्रियम्बल 2 घंटे में हो सकता है, ये मतलब ये पूरा टॉपिक आपके 3 से 4 घंटे में हो सकता है, ठीक है। नोट सहित ये 4 घंटे में हो सकता है। 2 टॉपिक भी आप कर रहे हो 8 घंटे में, बाकी और जो कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने बता दिया आपको कि जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो आप कोचिंग के नोट से खींच दो। बाकी पेपर 4 की टेंशन मतलब टारगेट 120 में कुछ नहीं करने की जरूरत, बस टारगेट 120 ढंग से कर लेना, ठीक है। डेली के 2 घंटे इसको दे देना, 200 मार्क्स की टेंशन ही खत्म, बस 600 की बचेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, रोजाना प्लान करो। ये मेरे रूम का ये मैंने ये बोर्ड लगा रखा है। अरे यार ये क्या हो गया, कॉल आ गया और इस पे आ गया, 1 मिनट में काटता हूँ इस कॉल को ना। जस्ट गिव मी मिनट। कटेगा तभी कटेगा भाई, है ना। नेट ऑफ कर दिया मैंने, अब नहीं होगा। अरे काट दे दादा, कोई होगी भटकती आत्मा। पक्का एक्सपीरियंट ही होगा, रुकते नहीं है, बिल्कुल रुकते नहीं है सच में। काट भी नहीं सकता क्योंकि काटने में ये वीडियो चले जाएगा यार, ऐसा तो कभी नहीं हुआ दिन तक। ओ भाई नेट ऑफ कर दिया तो भी कहाँ से आ रहा है इसको। हाँ तो ये मैंने बोर्ड चिपका रखा है, ये लगा रखा है अपने उस पर, ठीक है। थोड़ा दिमाग सा खराब हो गया, तो डिस्टर्बेंस हो गया ना थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये बोर्ड मैंने लगा रखा है, अब मैंने जानबूझ के ब्लर कर दिया है, मेरी पर्सनल चीज़ थोड़ा दिखाऊंगा मैं क्या करता हूँ सारे दिन। तो मैं क्या करता हूँ, रात को सोने से पहले या दिन भर में पॉइंट्स लिखते जाता हूँ। अब देखो कहाँ कितने पे हो रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पे टिक हो रखा है, टोटल 15 पॉइंट है। तो भाई ये टिक करने में जो सेटिस्फेक्शन है ना काम को करने के बाद में, मजा अलग ही आ जाता है, ठीक। वैसे आप एक बोर्ड ले आओ, नहीं तो आप कॉपी में लिख लो, खर्चा नहीं करना तो। और आप जो भी सिलेबस के पॉइंट आपको अगले दिन करने ना 3 4 5 जो भी चीज़ आपको करनी है वो लिख लो, ठीक है। और जैसे ही हो उसको काटो, वो काटने में जो मजा आता है ना, वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ड्राइव करता है आपको। अभी आपके पास वही ड्राइविंग पॉइंट है, तो ऐसा कर लो आप, आपका सिलेबस खिंच जाएगा, ठीक है। मेरा तो ऐसा ही हो रहा है काम, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है वेबसाइट डेवलपर से मीटिंग करनी है, ठीक है, सर से मीटिंग करनी है, सेशन बनाना है, ऑनलाइन में ये ऑर्डर करना है, किसी के लिए डिवाइस ऑर्डर करना है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, ये सारी मैं पर्सनल और सारी चीज़ें लिख लेता हूँ इस पर। अब आते हैं टेस्ट सीरीज पे। ओ भाई 1 मिनट दे दो, सीमा मैम यार, आप भी ना, सीमा पूर्वा मैम। हाँ
टेस्ट सीरीज करें या नहीं करें। टेस्ट सीरीज का अब किसकी करें, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता किसकी करें, क्योंकि मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। अब मैंने क्यों नहीं ली थी उसका भी रीज़न है, क्योंकि देखो यार यूपीएससी के मेंस लिखे हुए तो सेल्फ एवल्यूशन आता है। मैं चाहता हूं कि आपको एक तो सेल्फ एवल्यूशन आना चाहिए। मैं किसी कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ, आप करो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो टेस्ट सीरीज अच्छी कैसे होती है वो आप 4 तरीके से समझो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर बनता है। क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है उसको एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने मेंस लिखे होने चाहिए कम से कम, ठीक है। क्लियर होना वो अलग बात है, लेकिन मेंस कम से कम लिखे होने चाहिए। और पीवाईक्यूज का अच्छे से रीडिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। दूसरी बात, जो मॉडल आंसर जो बन रहे हैं वो पैटर्न पे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि रैंडम बना दिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब कुछ होना चाहिए। आपको बताना चाहिए वो मॉडल आंसर कि यार ऐसे सोचना था, ठीक है। उसके बाद में कॉपी चेक में डिटेल्ड फीडबैक होना चाहिए आपको कि आपने ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्पल नहीं डाले, वहां पे होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल डालना था, तब है मजा। वो तो कोई, ये तो मैं ही लिख दूंगा, ये तो 12th क्लास का बच्चा ही लिख देगा कि तूने एग्जाम्पल नहीं डाले। कौन से एग्जाम्पल ये बताओ, तब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन क्या, जैसे मेरे पास बहुत सारी कॉपीज आती है कोचिंग सेंटर्स की, उनमें ऐसा होता है कि एक आंसर उसी कोचिंग की, वही टेस्ट सीरीज का एक आंसर में 8 नंबर दे रखे, दूसरे में 4 नंबर दे रखे, जबकि देखा जाए तो ये आंसर बेटर था, क्योंकि इसको किसी अलग आदमी ने चेक किया था, इसको अलग आदमी ने चेक किया था, और फिर रैंक ऐसे डिसाइड होती है, आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो ये चीज नहीं करनी। और ये मैं बता रहा हूँ 80% कोचिंग्स में यही होता है, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। कनेक्ट की यदि देखो, अभी मैं नहीं ला रहा टेस्ट सीरीज, नहीं है बस की बात, ढंग के लोग मिल ही नहीं रहे, तो यदि आती है तो यार हर चीज का इवोल्यूशन होगा कि 10 मार्कर में ये लिखा है तो 0.5 मार्क्स दो, ये लिखा है तो 0.5 मार्क्स दो, ये लिखा है तो इस तरीके से एक्यूमुलेट होकर आपके मार्क्स 6 बनेंगे, 7 बनेंगे हर चीज का, ठीक है। फिर आपका फीडबैक, और फीडबैक आप अगले जो आंसर है ना अपना अगली कॉपी, उसमें अप्लाई कर सको, ऐसा फीडबैक होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। कि आपको फीडबैक दिया गया कि एग्जाम्पल ऐसे लिखने, और आपके दिमाग को इतना फोर्स, इतना क्लिक हो जाना चाहिए कि अगली बार आप उस टेस्ट में सच में एग्जाम्पल डालने लगे। फॉर एग्जाम्पल इस वाली टेस्ट में आपको बताया गया फीडबैक में कि यार आप ये डायग्राम बना सकते थे, इसमें ऐसे सोचना था इंटरेक्शन के टाइम, ठीक है। तो आप इतने अच्छे से ग्रेस्प कर जाओ उस कंसेप्ट को कि अगले में सच में डायग्राम बना के आ जाओ, तब है टेस्ट सीरीज का मजा, ठीक है। सेल्फ इवोल्यूशन, अब ये जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैंने लाइव इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि नाम वगैरह था और अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता यार, ठीक है। तो ये मेरे जैसे यूपीएससी के मार्क्स हैं, तो GS2 इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मेरे 111 मार्क्स थे, टॉपर्स के 115 मार्क्स थे, मेरी रैंक 4 थी, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो रैंक ठीक ठाक आती थी क्योंकि ये सब करता था मैं। अब एवरेज स्कोर 80 है। ये जो 30 कितना हुआ, 31 नंबर का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ना, यही बहुत ह्यूज होता है, ठीक है। और 111 से 115 का तो और ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, या इसको पार करने में और दिक्कत होती है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे, है ना। तो ये सब ट्रिक्स, यही सब ट्रिक्स, बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो, चीजी कैप, लिकर पी कैसे सेट, आप बहुत सारी टर्म्स सुनोगे मेरे से और अप्लाई भी करोगे, ठीक है। तो सेल्फ इवोल्यूशन, अब जैसे मैं तो कर पाता था या मेरे दोस्त कर पाते थे, आपको कलम में मुझे यही करना है बस, कि अगले 40 दिन के बाद में मैं आपको उस स्टेज पे लाके खड़ा कर दूं कि आप चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो नहीं करो, आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करो तो एक दूसरे से कॉपी चेक करवा लो, तो भी आपको बेस्ट फीडबैक, उतने उससे ज्यादा अच्छा फीडबैक मिले जो कोचिंग, क्योंकि कोचिंग में भी आप जैसे बच्चे ही चेक कर रहे हैं, ये सच्चाई है। डिमांड सप्लाई का गेम में, सप्लाई है ही नहीं इस मार्केट में। कोई देखो, मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ, कोई इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू जस्ट दिया है, ठीक है, वो इस बार मेंस लिखेगा वापस, वो कोई एलाइड सर्विस में वो भी मेंस लिखेगा, वो अपनी तैयारी करेगा या कॉपी चेक करने बैठेगा, ठीक है। और जो प्रॉपर RS RPS बन गया उसके पास टाइम नहीं है। तो अल्टीमेटली कोचिंग वालों की गलती है ही नहीं, कोचिंग वालों को कॉपियां उनसे ही चेक करवानी पड़ती है जो प्री मेंस वाले लोग हैं, आपके जैसे ही लोग हैं। तो उनके कमेंट्स को ज्यादा सीरियसली ना ले प्लीज, ठीक है। यदि वो कुछ गलत कमेंट भी कर रहे हैं तो दिल पे ना ले, कुछ अच्छा बता रहे हैं तो ग्रेस्प करें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन रिजिड मत हो। मैं चाहता हूं कि कलम के बाद में आप इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप असेस कर पाओ कि मेरी कॉपी सही चेक हो, यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो कि मेरी कॉपी सही चेक हो रही या नहीं हो रही, या फिर आप एक दूसरे की कॉपी चेक कर सको। यही मेरा एम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, रूल नंबर 1 आज हो गया, इसका सेशन हो जाएगा 9 बजे, उसमें हम लाइव करेंगे सारी चीजें, कैसे सोचना है, कैसे क्या करना है। होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, होमवर्क में आप एक दूसरे का रिव्यू करोगे, यही वाली चीज, ठीक है। फिर रूल नंबर 2 आ जाएगा परसों, 10 हो गए, 11 12 13 को रूल नंबर 2 आ जाएगा, हाउ टू ड्रॉ थिंक डायग्राम्स ऑन स्पॉट, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 4 5 6 ऐसे करके हम रूल नंबर 15 तक खत्म कर देंगे अगले 40 दिन में, ठीक है। यदि आप कलम को एनरोल करना चाहते हो, नहीं कर पाए, तो आप मैसेज कर देना यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके लेट्स कनेक्टेड पे कि मुझे एनरोल करना है, मैं इस बार रह गया। जैसे ही आप 100 लोग होंगे ना, तभी मैं कोर्स लॉन्च कर दूंगा दोबारा, ठीक है। अभी इसमें तो भीड़ नहीं बढ़ा सकते,
ठीक है। थैंक यू सो मच यार इतनी देर झेलने के लिए। आई होप सेशन प्रोडक्टिव रहा होगा। यदि रहा है तो स्पेशली कलम के लोग और बाकी जो फ्री वाले लोग भी यार कमेंट तो कर ही सकते हो, बताओ कहाँ कमी रह गई, क्या बकवास की मैंने, क्या अच्छी बातें मैंने बताई। यदि अच्छी बातें बताई तो लाइक कर दो। यदि आपका दिमाग सच में खुला है आज, थोड़ा आपका डर कम हुआ है मेंस को लेके, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। यदि आप यूट्यूब से हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच। और ये पीडीएफ आपको कमेंट में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। बाय बाय।